राजस्थान प्रदेश का एक जिला बारा जिले के अंदर एक छोटा सा गांव सतला गांव, यहाँ पर रहा करता था मुकेश। मुकेश दो भाई थे, मुकेश और इसका छोटा भाई अमित। अमित जो था नोएडा में रहकर जॉब किया करता था, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छा पैसा कमाया करता था। और जो मुकेश जो था, ये इस सातला गांव के अंदर ही कोई छोटी मोटी इसने दुकान डाली हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की, और खेती बाड़ी का ही काम देखा करता था। और जो अमित है ये थोड़ा मॉडर्न ख्यालों का था, क्योंकि नोएडा जैसी सिटी में रह रहा था तो इसका रहन सहन और कल्चर थोड़ा स्टैंडर्ड का हो चुका था। अमित वैसे अपने गांव या अपने घर बहुत कम आया करता था, लेकिन अपने परिवार वालों के लिए जान छिड़का करता था। अमित महीने के महीने कुछ पैसे अपनी माता पिता की सेवा के लिए भेज दिया करता था, और जब भी मुकेश को पैसे की जरूरत पड़ती तो अमित मुकेश की मदद भी कर दिया करता था। इन दोनों भाइयों के बीच में पैसे, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों को लेके कभी कोई मतभेद रहा ही नहीं। यहाँ पर जो मुकेश था, इसकी शादी के लिए लड़की की तलाश की जाती है। अब यहाँ पर जो मुकेश के लिए लड़की देखी जाती है कल्पना नाम की। कल्पना देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, आज्ञाकारी और संस्कारी ये लड़की थी। मुकेश और कल्पना, इन दोनों की शादी करवा दी जाती 13 मार्च 2016 को। जब इन दोनों की शादी होती है तो यहाँ पर अमित भी आता है छुट्टी लेके, और यहाँ पर पूरी शादी का जो प्रोग्राम था, जो फंक्शन था, उसको अटेंड करता है। अपनी भाभी के साथ ये खूब हंसी ठिठोली मजाक करता है। कल्पना भी अमित के साथ इस तरीके से हंसी मजाक करती थी जैसे तो ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो या बहुत पुराने दोस्त हों। अमित एक हफ्ते की छुट्टी लेके आया हुआ था, उसके बाद वापस चला जाता है अपने काम के लिए, और यहाँ पर मुकेश कल्पना के साथ अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू कर ही रहा था। अच्छे से ही ज़िंदगी जी रहे थे। घर के अंदर सब तरफ खुशहाली का माहौल था, किसी भी तरह का कोई गम या दुख था नहीं। कल्पना जो थी आज्ञाकारी थी, अपने सास ससुर की बहुत ही शिद्दत के साथ ये सेवा किया करती थी। मुकेश का भी हर कहना माना करती थी। सास ससुर और मुकेश कल्पना को पाकर बहू के रूप में बहुत ज़्यादा खुश थे, कि बहुत ही नसीब वाले होते हैं जिनको इस तरह की आज्ञाकारी बहुएं मिलती है। अब यहाँ पर इस तरह से समय बीतता गया। जब अमित अपने घर वापस आता तो कल्पना के लिए साड़ी या कुछ और गिफ्ट वगैरह लेके आया करता था। कल्पना भी अमित को खूब ज़्यादा छेड़ा करती थी, और ये जब भी एक दूसरे के साथ अगर बातें करने लग जाते थे तो घंटों कब बीत जाते थे पता नहीं चलता था। अब इसी तरीके से समय बीतता चला गया। जनवरी 2019 आ जाता है। इनकी शादी के 3 साल हो चुके थे मुकेश और कल्पना की। यहाँ पर जो कल्पना है, इसके एक बेटी भी हो चुकी थी। इसकी बेटी अभी 2 साल की ही थी। कि यहाँ पर ऐसा होता है कि मुकेश खेतों में कुछ काम कर रहा था कि वहाँ पर इसको जहरीला सांप काट लेता है, और जहरीले सांप ने जब मुकेश को काटा तो इसकी अनफॉर्चुनेटली मौत हो जाती है। अब यहाँ पर जब मुकेश की मौत हो गई तो पूरे घर के अंदर मातम पसर गया। अब मातम पसरा, खुशहाल फैमिली के अंदर ये दुख आ चुका था। जब अमित को ये बात पता लगती तो ये भी नोएडा से घर आ जाता वापस। यहाँ पर इसके भाई की मौत हुई। यहाँ पर कल्पना की आंखों में इसने पहली बार आंसू देखे थे। अमित का दिल जो था ये बहुत ज़्यादा दुखी था। माता पिता भी दुखी थे। आसपास के गांव के जो लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा विचाराधीन दुखी थे, कि देखो अभी तो शादी हुई थी, छोटी सी बच्ची है, 1 या 1.5 साल की है, नई नवेली दुल्हन, बेचारी ने अभी ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं, पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, और ये इस तरह से भरी जवानी में विधवा हो गई। जाने वाला तो चला गया, लेकिन पीछे अब इनको कौन संभालेगा। इस तरह की बातें गाँव वाले करते ही हैं जो होने लगी। यहाँ पर जो मुकेश के माता पिता हैं ये तो गमगीन थे ही से अपने जवान बेटे की मौत पे बहुत ज़्यादा इनको सदमा लगा था। लेकिन यहाँ पर जो गांव के और जो लोग होते हैं, इनके मुंह तो पकड़े नहीं जाते। वो तरह तरह की बातें करने लगे कि तुम्हारी बहू के पैर खराब है, इसकी कुंडली तुमने अच्छे से नहीं मिलाई लगता है, हो सकता है इसकी कुंडली में कोई दोष हो जिसकी वजह से तुम्हारे बेटे की मौत हो गई है। शादी के बाद तो तभी किसी लड़के की मौत होती है जब उसकी पत्नी के कोई ना कोई दोष चल रहा हो, या कुंडली में कोई हेराफेरी कर दी हो माता पिता ने इसकी शादी करवाने के चक्कर में, हो सकता है ये मांगलिक हो। तमाम तरह की अंधविश्वास वाली बातें। शुरू शुरू में तो मुकेश के माता पिता ने इन सब बातों पे कोई विश्वास नहीं करा, ना कोई ध्यान दिया। लेकिन जब बार बार एक ही तरह की बात इनके कानों में पड़ती रही तो इनके दिमाग में भी इस तरह की बातें आने लगी। ये अब जो कल्पना के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ही ज़्यादा अपनी बेटी की तरह इसको रखा करते, तब धीरे धीरे इनके व्यवहार में तब्दीली आने लगी। ये कल्पना को झिड़कते थे, डांटते थे, मारते पीटते भी थे। कल्पना को छोटी छोटी बातों पर डांट दिया करते थे। इसके साथ सीधे मुँह बात नहीं किया करते थे। कल्पना को समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसने ऐसा क्या कसूर कर दिया, उसकी इसमें ऐसी क्या गलती है जो उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जबकि कल्पना ने तो अपनी सेवा भावना में और आदर सत्कार में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं रखी। लेकिन लोगों को मजा ही जब आता है जब किसी घर के अंदर फूट डल जाए, जब किसी घर के 4 बर्तन बजने लग जाए। जब तक किसी घर के अंदर शांति है तो पड़ोसियों की रोटियां जमनी होती। अब जब इनके घर में रोज इस तरह की बातें होने लगी, लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो यहाँ पर जो कल्पना के सास ससुर है, अब ये कभी भी बाहर की पड़ोस की किसी महिला से बात करते हैं तो वो इनके कान भरती कि देखो आजकल की बहुएं तो ऐसी है, इनको थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोल दो तो मुंह फुला के बैठ जाती है। अब तुम्हारी बहू को जब तक तुम
सिर पे चढ़ा रखा था जब तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम इसको थोड़ा सा कुछ कहते हो तो देखो कैसे मुंह फुला के और पेट पटक पटक के चलती है, जबकि कल्पना की ऐसी कोई हरकत नहीं थी, लेकिन सामने वालों को तो मजे लेना था। अब इस तरीके से कल्पना की ज़िंदगी दुश्वार होने लगी। अमित जो था, अब यह कि इकलौता बेटा बचा था घर का, तो ये अभी क्या थोड़ी जल्दी जल्दी छुट्टी लेके अपने घर वापस आ जाया करता था। यहाँ पर माता पिता की भी इसको फिक्र लगी रहती थी और अपनी भाभी की भी इसको फिक्र लगी रहती थी। अब जब ये घर आया तो ये जो कल्पना है इससे बातें क्या करता था पहले की तरह घंटों बैठ कर, और जब इस तरीके से कल्पना से बात करता तो जो अमित के माता पिता ये अमित को अपने पास बुलाते, वो कहते हैं कि तुम इसको लक्षणी और मनहूस से ज़्यादा बातें मत क्या करो, हमारे एक बेटे को तो खा गई, और तुम्हारे ऊपर इसकी छाया ना पड़ जाए, तुम्हारे ऊपर इसकी परछाई ना पड़ जाए, तुम इससे दूर रहा करो। अमित कहता है इसके अंदर भाभी की क्या गलती है, जो होना है वो होना ही है। अब सांप ने उनको खेत में काटा भैया को, तो इसमें भाभी क्या कर लेगी, कोई खुद तो नहीं सांप को वहाँ पे छोड़ के आई थी, या इनका कोई थोड़ी दोष है। अमित के माता पिता कहते कि अरे बेटा ये सब कुंडलियों में और ग्रह नक्षत्रों में दोष होता है, उसकी वजह से सब कुछ होता है। अब इस तरह की बात जब अमित सुनता है तब वो अपने माता पिता को समझाने की तो खूब कोशिश करता है, लेकिन अंधविश्वास में जो इस तरह की बातें करते हैं वो समझने को तो राजी होते नहीं है। खैर अमित भी जो था अब कहाँ तक अपने माता पिता से मनुहार करता है या फिर उनसे बहसबाजी करता है, चुप हो जाता है। यहाँ पर जो कल्पना है इसके साथ ही बात करता है, बैठता है, तो कल्पना अपनी सारे बातें जो उसको बताती है, जो उसके साथ बीत रही थी, आस पड़ोस के लोग कल्पना के लिए क्या क्या बात करते हैं ये भी कल्पना बताती है। ये सारी बात सुन के जो अमित है इसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। अमित कल्पना को कहता है कि आप अपने मायके चली जाओ, अब यहाँ पर भैया तो रहे नहीं है, तो आप यहाँ पर रह के करोगे भी क्या, और ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है कि तुम अपने घर जाके सुख शांति से ज़िंदगी जी लो। कल्पना कहती है कि वो अपने घर वापस जा नहीं सकती है, क्योंकि जो कल्पना की भाभी है वो तो इसके सास ससुर से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो तो कल्पना को एक मिनट के लिए भी पसंद नहीं करते अपने घर में, वो चाहती नहीं है कि उसकी ननद इस घर के अंदर आए। तो कल्पना मना कर देती कि मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी, यहाँ पर मेरी डोली आई थी, अब यहाँ से मेरी अर्थी ही जाएगी। अमित कहता है ये तो धर्म संकट पड़ गया, अब क्या ही करें। खैर अमित की छुट्टियाँ खत्म होती है, नोएडा वापस आ जाता है। लेकिन जब से ये नोएडा आया तो इसके दिमाग में खलबली मची हुई थी। कल्पना की वो लाल आंखें आंसुओं से भरी हुई, कल्पना का मुरझाया उदास चेहरा अमित की नज़रों के सामने घूमा करता था। तो रात भर ये करवटें बदलता रहता, क्योंकि अमित कल्पना को इस तरह से देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब अमित जो था बस यही सोच रहा था कि कल्पना की कैसे मदद की जाए, इसका कैसे जीवन सुधारा जाए, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसको कोई और रास्ता नजर नहीं आया। खैर यहाँ पर अमित ने सोचा क्यों ना कल्पना की कहीं और शादी करवा दी जाए, जिससे यह है कि इसका घर बस जाएगा, कहीं और अपनी ज़िंदगी को सुखद तरीके से जी लेगी। ये अपने घर फ़ोन करता है अपने माता पिता को और बोलता है कि ऐसा करते हैं, भाभी अभी जवान है, और जवान महिला कहाँ तक अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जिए कि इसकी शादी कहीं और करा दो। जैसे ही ये बात अमित के माता पिता सुनते हैं तो अमित के ऊपर बरस पड़ते हैं, इसको बुरी तरह से डांटते हैं, डपटते हैं कि तू पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है, हम सास ससुर हैं और क्या हम अपनी बहू की किसी और से शादी करवा दें, हमारी क्या इज्जत मिट्टी में मिला देगा। ये सारी बातें हुई। अमित कहता है इसमें इज्जत मिट्टी में मिलने वाली क्या बात है, कल्पना सारी ज़िंदगी अकेले कैसे जिएगी, वो भी एक छोटे बच्चे के साथ, इसको किसी न किसी पुरुष का साथ तो चाहिए सही। और इसमें बुराई भी क्या है अगर कल्पना की हम कहीं और शादी करवा देते हैं। लेकिन माता पिता तो माता पिता हैं, वो काम मानने वाले हैं। वो कहते हैं हम क्यों खर्चा करेंगे इसकी शादी में, और हमारे घर की बहू को हम अपने हाथों से किसी और आदमी को सौंप दें, किसी और जगह पे इसकी शादी कर दें, हमारी तो पूरी बिरादरी में नाक कट जाएगी। और सारी बातें होने लगी। अब यहाँ पर जो कल्पना के सास ससुर है कल्पना के साथ और ज़्यादा टेढ़े टेढ़े रहने लगे कि हो सकता है कल्पना ने अमित को ये बात कही होगी और अमित ने हमसे ये बात की होगी। और जब यहाँ पर सास ससुर कल्पना का जीना आराम कर देते हैं कि बता तेरा कहीं और चक्कर चल रहा है, तेरा कोई और प्रेमी है जिसके चक्कर में तूने अपने पति को मरवा दिया है, इस तरह की तमाम बातें होने लगी। अब कल्पना के ऊपर एक इल्ज़ाम और लगने लग गया कि ये खुद ही अपने पति को मार के और किसी और लड़के से शादी करना चाहती है, और इसने हमारे बेटे अमित के कान भरे और उसने हमसे ये बात की है, नहीं तो उसकी क्या हिम्मत और क्या मजाल जो वो इस तरह की बातें हमसे कर ले। कल्पना बेचारी सब तरफ से परेशान हो चुकी थी। अब दलील भी दे तो कहाँ तक दे, अपनी सफाई भी पेश करे तो कैसे पेश कर सकती है, क्योंकि अब जिसके ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगने लगे तो वो अपनी सफाई में कुछ कह नहीं सकता, वो बिल्कुल सब तरफ से घिरा हुआ ये खुद को पाता है। अब यहाँ पर कल्पना की तो यही ज़िंदगी थी, दिन भर ताने सुनती थी, रात भर अपने कमरे में बैठ के रोया करती थी। इसी तरह से साल 2020 आ जाता है। साल 2020 जनवरी का ये महीना था, सकरात का टाइम था। अमित जो था छुट्टी लेके अपने गांव आया हुआ था। अमित छत पे पतंग उड़ा रहा था। कल्पना अपने घर के कामों में लगी हुई थी कि तभी छोटी सी बात के ऊपर जो अमित के माता पिता है कल्पना को खरा खोटा सुनाना शुरू कर देते हैं। जब इस तरह से कल्पना को खरी खोटी सुना रहे थे तो उसी बातों ही बातों में ये बात भी निकल के आती है कि तुमने अमित को कहा होगा कि तुम्हारी शादी कहीं और करवा दी जाए,
नहीं तो इसको क्या मतलब था कि इतनी बड़ी बात ये हमसे करता। ये तो नादान है, बेवकूफ़ है, लेकिन तू ज़्यादा ही बड़ी समझदार है, इसलिए तू हमारे छोटे बेटे के कान भर रही है। अब ये बातें जब होने लगी तो यहाँ पर अमित नीचे उतर के आता है, अपने माता पिता से कहते कि आप इस तरीके से भाभी से कैसे बात कर सकते हो, आखिर भाभी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आप इससे इस तरीके से सौतेला व्यवहार कर रहे हो। अब यहाँ पर जो माता पिता वो अमित के ऊपर भी बरस पड़ते हैं। अमित और इसके माता पिता में कुछ ज़्यादा ही तनातनी होने लग जाती है। आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी आके खड़े हो जाते हैं। जब आस पड़ोस के लोग यहाँ पर आके खड़े होते हैं और तमाशे का मजा लेने लगते हैं तो अमित घर से बाहर निकलता है और उन सभी लोगों को कहता है कि तुम्हारी बेटियों के साथ जब ऐसा होगा, जब तुम्हारे जवाइयों की मौत हो जाएगी, तो क्या तुम्हारी बेटियों को कुलक्षणी तुम कहने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम उसकी कुंडली में कोई दोष निकालने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम उसको मांगलिक कह दोगे? या जो भी उस घर के अंदर हुआ बुरा काम वो तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है, क्या तुम सारे इल्जाम अपनी बेटी पर डालने को तैयार हो? अब इस तरह की बात जब गांव वाले जो आसपास के पड़ोसी थे वो सुनते हैं तो उनकी नज़रें नीचे हो जाती है, क्योंकि उनकी खुद की बेटी के ऊपर ये बात अमित बोल चुका था। अब जब इस तरह की बात अमित बोलता है तो गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा तो अभी छोटा है, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, तुझे हमारे सामने इस तरीके से मुंह खोलने की जरूरत नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता। अमित कहता है अच्छा, आप बड़े बूढ़े होने के बाद ऐसी नीच और घटिया हरकतें कर सकते हो? किसी की बहू बेटी के लिए तुम गलत शब्द मुंह से निकाल सकते हो, उसको बदनाम करने में, उसको दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे, ये तुम्हें शोभा देता है। लेकिन अगर मैंने कोई अच्छी बात कह दी तो मैं छोटा हूँ और आप सब लोग बड़े हैं, मैं आपके सामने बोलता अच्छा नहीं लगता हूँ। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। क्योंकि अमित शहरों में रहता था, पढ़ा लिखा और ओपन माइंड ये लड़का था, ये फालतू दकियानुसी बातों में ये विश्वास करता नहीं था। अमित के मुंह में जो आया वो इसने वहाँ पर बोल दिया। जब इस तरह से बेसबाजी होगी, सारे लोग जो थे अब कुछ भी नहीं कह सकते थे अमित के सामने, सब अपने अपने घरों पर चले जाते। जब ये अपने अपने घरों पे चले गए और अमित जो था इसका भी मूड थोड़ा अपसेट हो ही चुका था, ये अपनी बाइक उठाता है और गांव से बाहर कहीं घूमने के लिए निकल जाता है, ऐसे थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए। लेकिन जब ये घर वापस आता है तो यहाँ पर जो अमित की माँ ने कल्पना को खूब मारा पीटा, इसके गाल पे थप्पड़ थप्पड़ मारे और जो भी इसके साथ बदसलूकी कर सकती थी वो करती है। तो यहाँ पर जो कल्पना एक कोने में बैठ के रो रही थी और घर का जो हाल देखा अमित ने कि बर्तन गिरे पड़े हैं और इस तरीके से कल्पना का भी सामान काफ़ी बिखरा हुआ है, तो ये बात समझ में नहीं आई। ये पूछता है तो माँ बताती है कि इस कुलक्षणी को मैंने मारा है, पीटा है, ये मुँह जोरी करती है और तुम्हारे कान भी इसने भर दिए, तुम्हारे न जाने कौन सा जादू टोना कर दिया है कि तुम इसके खिलाफ एक बात नहीं सुनने को राजी, इसकी तुम्हें कोई गलती नजर नहीं आती, ये कोई ना कोई जादू टोना करती है तुम्हारे ऊपर। अमित जब ये बात सुनता तो अब ये बात इसके सहन करने लायक नहीं रही कि इन्होंने तो एक और चैप्टर खोल के रख दिया। अमित कहता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं इस गाँव में कभी भी नहीं आऊँगा। सुबह ये नोएडा के लिए निकलने को होता है। कल्पना को कहता है कि भाभी आप भी अपना सामान पैक कर लो और अब आप यहाँ पर नहीं रहोगी, मेरे साथ नोएडा में ही रहोगी। कल्पना मना करती कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ, अभी मेरे पर इतने एलिगेशन लग रहे हैं, इतनी मेरी बदनामी हो रही है, इतना मुझे सुनने को मिल रहा है, तुम्हारे साथ चली जाऊँगी तो न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। यहाँ पर अमित कल्पना का हाथ पकड़ता है और उसको कहता है आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और अगर आप यहाँ पर होगी तो फिर ये देख लो मैं आइंदा ज़िंदगी में कभी आपसे भी बात नहीं करूँगा। कल्पना का एक ही तो सहारा था, एक ही तो इस पूरी दुनिया में इंसान था जो कल्पना को समझता था। तो अमित की बात को ये टाल नहीं सकी, ये इसके साथ चलने को जाती है। पूरे गांव वालों के सामने अमित कल्पना का हाथ पकड़ते हुए इसको अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर नोएडा में आने के बाद अमित 19 फरवरी 2020 को कल्पना से कोर्ट मैरिज कर लेता है। कल्पना और अमित ये दोनों शादी कर लेते हैं। कल्पना को एक पति का सहारा मिल चुका था और इसके बच्ची को एक बाप का छाया मिल चुकी थी। खैर इन दोनों की शादी हो जाती है। इस शादी की खबर गांव में पहुंचा दी जाती है। उसके एक महीने बाद जो अमित है कल्पना को लेके अपने गांव आता है। कल्पना बिल्कुल शादी के जोड़े में लाल साड़ी पहने हुए, पूरे गहनों में लदी हुई, बहुत ही खूबसूरत नई नवेली दुल्हन की तरह इस गाँव में प्रवेश करती है। और जैसे इस गाँव में ये अंदर एंटर होती है तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब कल्पना के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वो सुहागन हो चुकी थी। उसका हाथ थामने वाला एक पति उसके साथ था जिसका नाम अमित था। और अमित हर तरीके से कल्पना की मजबूती के साथ सहायता करने, उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए, उसके हक के लिए लड़ने के लिए इस पूरी दुनिया से तैयार था। खैर अमित के सामने किसी की बोलने की कुछ हिम्मत नहीं हुई। अमित जब अपने घर आया तो यह है कि वो शादी करके आया और शादी में जब बहू घर आती है तो जो सास है वो उसका स्वागत करती है। अमित की माँ ये हाथ में थाली लेके दीपक लिए एक बार फिर कल्पना की आरती उतारती है। ये दोनों घर के अंदर एंटर होते हैं। अमित जिस तरीके से घर से नाराज होके गया था तो अमित के माता पिता घबरा चुके थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने बेटे को भी खो दें। बड़े बेटे को तो खो चुके हैं, छोटे बेटे को खोना नहीं चाहते थे। तो अब यहाँ पर जब अमित दोबारा आता है तो इसकी माँ की आंखों में आंसू थे। अमित का हाथ पकड़ती है, उसको गले से लगाती है
और रोते हुए कहती कि बेटा हमें छोड़ के मत जाना, हमारे बुढ़ापे का तुम ही एक अंतिम सहारा हो, तुम ही हमें छोड़ के चले जाओगे तो फिर हम किसके सहारे जिएंगे, हम तो जीते जी मर जाएंगे। अमित कहता है कि माँ यही बात तो कल्पना के ऊपर भी लागू होती है, इसका भी तो आप लोग ही सहारा थे, इसका भी तो मुकेश ही सहारा था। मुकेश तो खैर ऊपर वाले ने इसका सहारा छीन लिया, लेकिन उसके बावजूद आपको तो इसका सहारा बनना चाहिए था। ये किसके भरोसे जीती, एक नन्ही सी जान को अपनी गोद में लेके? आपको ये भी तो समझना चाहिए था, आपके ऊपर बीती तो आपको एहसास हुआ, लेकिन जो आप कल्पना के साथ कर रहे थे क्या वो सही था? खैर माता पिता ने जब इस चीज़ का एहसास लिया तो उनको एहसास भी होता है कि वो कल्पना के साथ कितना गलत कर चुके थे। इसमें किसी इंसान की क्या ही गलती हो सकती है। इनको अपनी गलती का रियलाइज होता है और ये कल्पना से भी माफ़ी मांगते हैं, लेकिन जो कल्पना थी वो बहुत ही ज़्यादा नरम दिल की और बहुत ही ज़्यादा संस्कारी लड़की थी। अपने सास ससुर के पैर छूती है और उनसे कहती कि मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और अमित से शादी करने का फैसला पूरी तरह से अमित का था। कल्पना तो मजबूर थी, क्या वो क्या ही करती, उसको तो एक सहारा चाहिए था जिसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी को जी सके। अमित वो सहारा बन के इसके सामने आया तो ये मना नहीं कर पाई। अमित के माता पिता कहते कि चलो बेटा कोई बात नहीं, हम आज भी खुश हैं कि तुम फिर से सुहागन हुई हो, हमारे घर की बहू बन के रह रही हो। खैर इस तरीके से अब सबके बीच में सुलह हो चुकी थी, माता पिता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, कल्पना को भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिल चुका था। अब यहाँ पर जो अमित है ये कुछ दिनों के लिए ही वापस आया करता था, उसके बाद कल्पना को साथ में लेके ये नोएडा चला जाता है। वहाँ पर ये दोनों रह रहे हैं, माता पिता गाँव में रहा करते हैं। अमित हर महीने इनसे मिलने के लिए जाया करता है, खर्चे पानी के जो भी पैसे हैं वो भी अपने माता पिता को दे दिया करता है। नोएडा में अमित और कल्पना जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ अपने शादीशुदा जीवन को जी रहे हैं। दोनों एक दूसरे का पूरी तरह से आदर सम्मान इज्जत करते हैं, एक दूसरे के ऊपर भरपूर प्यार लुटाते हैं। साल 2020 में इन दोनों की शादी हुई थी, आज साल 2026 चल रहा है। आज 6 साल के लगभग इन दोनों की शादी को हो चुके हैं। अमित और कल्पना के एक बेटा भी है, तो एक बेटा और एक बेटी, इन दोनों की परवरिश बिल्कुल प्रेम प्यार शिद्दत के साथ कर रहे हैं। तो यह है आज की कहानी, और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचारों कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।